गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे पास फिजिक्स का एक नया चैप्टर है जिसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उस चैप्टर नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब मैं आपको कराऊंगा, लेकिन डेरिवेशन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगी सिर्फ वही डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट से समझने पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है, किसके अक्रॉस, किसके अराउंड? एक मैग्नेट के अराउंड। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। अब फोर्स एक्सपीरियंस किसको होगा? जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे। तो अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे कि आपने देखा हो मैग्नेट लेके आओ तो नॉर्थ पोल दोनों आपस में क्या करते हैं? नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये सब क्या है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट को करने के लिए आप कहोगे मैग्नेट तो आपके पास कई टाइप की होती है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कि कहीं ना कहीं करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम करंट को पास कराने से आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी जो भी होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर आप किसी वायर में करंट को पास कराते हो तो उस वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। जो प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है ना, सेम वही प्रॉपर्टी इस वायर के अंदर आ जाती है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो क्या गया था? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जो भी प्रोनाउंसिएशन है तो आप देख लें। इस एक्सपेरिमेंट के मदद से इन्होंने सबसे पहले दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है लगातार, ठीक है, और अगर हम उस वायर के पास कोई मैग्नेटिक कंपास रख दें, तो मैग्नेटिक कंपास जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इस टाइप से, ये नाम है मैग्नेटिक कंपास। तो ये मैग्नेट में ही क्या करता है? डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने जो है एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट वायर के पास रख दिया, तो देखा कि इसके अंदर क्या होने लगा? डिफ्लेक्शन इसके अंदर स्टार्ट होने लगा। अब हमने दिमाग लगाया कि डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है। अब ये मैग्नेटिक कंपास है तो ये तो डिफ्लेक्ट तभी करेगा जब ये मैग्नेटिक कंपास किसी ना किसी मैग्नेट के संपर्क में हो। अगर मैग्नेट नहीं है आसपास या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कंपास बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो फिर ओरेस्टेड ने फिर क्या करा? इस करंट को बढ़ाया। तो करंट बढ़ा के इन्होंने देखा कि जैसे जैसे करंट बढ़ाया तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा था वायर के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने करंट को डिक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो रहा था। जब करंट कर दिया 0 तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो इस एक्सपेरिमेंट से ओरेस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है, उस करंट कैरिंग वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में अगर कोई कंपास आएगा, मैग्नेटिक कंपास, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से सबसे पहले आपको पता चला कि यहाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा था तो उसकी डायरेक्शन भी कोई ना कोई होगी। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है? अब देखो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कि कंपास किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको समझाने के लिए ना हमारे पास 2 रूल होंगे।
जिन दो रूल की मदद से हम ये समझाएंगे कि जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, किस तरफ नहीं होगा। तो दो रूल इसमें काम करते हैं। पहला होता है स्नो रूल, दूसरा होता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। अब स्नो रूल क्या क्या कहता है? स्नो कह रहा अगर आपका वायर में करंट फ्लो कर रहा है साउथ पोलैरिटी से नॉर्थ पोलैरिटी तक और कंपास रखा हुआ ऊपर, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ और कंपास रखा हुआ ऊपर ओवर द वायर, तो उस केस में जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड होगा? वो होगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अगर नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर है, तो जहां पर भी वेस्ट होगा उस हिसाब से आप इसमें डिफ्लेक्शन बता दोगे, डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा। अगर यही आप उल्टा कर दो, साउथ से नॉर्थ करंट को फ्लो करा दो और इस बार आप कंपास को ऊपर मत रखो, कंपास रख दो नीचे की तरफ, तो अब डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ नहीं होगा, अब डिफ्लेक्शन कहां होगा आपका? ईस्ट की तरफ। स्नो रूल से समझ जाओ, स्नो एस फॉर साउथ एंड फॉर नॉर्थ, ठीक है। ओवर द वायर मतलब कंपास कहां होगा? ओवर द वायर, वो वायर के ऊपर। तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन किस साइड होगा? वेस्ट की तरफ ही होगा। ये होता है स्नो रूल। ये स्नो रूल से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा कंपास है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। दूसरा रूल देखो, ये रूल क्या था? एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से इनका मानना ये है, जिस वायर में जो भी करंट की डायरेक्शन है उस करंट की डायरेक्शन में आप एक आदमी से कहो कि वो स्विमिंग करे, तो मैंने एक आदमी बनाया, वो करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। ये करंट जा रहा है ऐसे, आदमी भी ऐसे स्विमिंग कर रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा इस आदमी के लेफ्ट साइड में। जो भी आदमी का लेफ्ट साइड है उस साइड डिफ्लेक्शन होगा। अगर करंट जा रहा तो मैं ऐसे स्विमिंग करूंगा, तो मेरा लेफ्ट साइड ये है, तो डिफ्लेक्शन कहां होगा? मेरे लेफ्ट साइड की तरफ। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे स्विमिंग करूंगा इस साइड, तो मेरा लेफ्ट साइड किस साइड है? इस साइड, तो डिफ्लेक्शन कहां होगा? मेरा इस साइड होगा। तो ये दो रूल हैं जिन रूल की मदद से हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। किसके अंदर? किसी भी कंपास के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा। अब बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक है जिसका नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, बायोट-सैवर्ट लॉ। देखिए बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे हिसाब से हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ को हम देखते हैं, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ देखते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या क्या है। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ हो जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को आपको देता है। बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से हमें ये पता चलता है किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी किसी भी एक पर्टिकुलर दूरी पर, जो कि वायर से r दूरी पर होगा। ये करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है इसको जानते हैं। हमारे पास एक वायर है, हमने सपोज किया ये वायर है, जिस वायर की लेंथ कुछ भी होगी, इस वायर के अंदर हम लोग फ्लो कर रहे हैं अपना करंट, ठीक है। अभी हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू से जाना था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना हमें देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, उस वैल्यू को बताने के लिए ही बायोट-सैवर्ट लॉ ने अपना रूल दिया। लेकिन इनकी मदद से ना आप पूरे वायर की वजह से नहीं निकाल पाओगे। बायोट-सैवर्ट लॉ ने बस एक करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में बताया था, फिर हम इसका इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करके हम पूरे वायर के निकाल लेते हैं। तो पहले इनके साथ समझते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि कोई करंट कैरिंग एलिमेंट आप ले लो। करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एलिमेंट जिस वायर का ही पोर्शन होगा जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग डेल एल से भी यहाँ पर लिख देते हैं। डेल एल मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
तो फिर जो है इसकी दूरी मान ली हमने, यहां से यहां तक दूरी r दूरी है ये, ठीक है बच्चों। अब r दूरी है, अब क्या कहते, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी डेल बी। फिल्म में छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी क्यों होगी, क्योंकि एलिमेंट भी क्या है, करंट का छोटा एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी वहां पर, छोटी सी होगी। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये देखेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी सबसे पहले डिपेंड कर रही थी करंट पर। जितना ज्यादा करंट आप यहाँ से पास कराओगे उतनी ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड पास चलेगी। कैसे पास चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है नहीं है, वहां मैंने कंपास रखा तो कंपास में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं समझ गया कि जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी वहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जी। दूसरा था करंट कैरिंग एलिमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये करंट कैरिंग एलिमेंट जितना बड़ा होता रहेगा उतनी ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर, तीसरा जो फैक्टर था, इनके बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, आर वेक्टर और डेल एल, इनके बीच का एंगल का साइन, एंगल का क्या लेना है, साइन, तो मतलब साइन थीटा। और तीसरा उनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वायर से जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी, वायर के जितना पास आओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी। इन सभी फैक्टर्स को हम लोग आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है जिसी को बायोट-सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट आई डेल एल, नहीं म्यू नॉट नहीं होता, क्या था, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। यही बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होगा। किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सावर्ट लॉ का जो हमें जो वैल्यू मिली है, ये बायोट-सावर्ट लॉ की ये वाली वैल्यू है जो इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में भी और आगे ध्यान से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि क्या इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, डायरेक्शन भी तो होगी। जहां पर साइन थीटा लग जाए समझ जाना कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रही है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी वेक्टर फॉर्म ले लेकर चलते हैं। वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ होगा डेल एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, ये होगा डेल एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। ये आपके पास किसका है, ये बायोट-सावर्ट लॉ है वेक्टर फॉर्म में। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने डेल एल को आर से क्रॉस किया तो करके हमें एक थर्ड वेक्टर मिला जो कि था मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो उस प्लेन में होगी जिस प्लेन में डेल एल भी होगा और आर भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें डेल एल भी हो, आर भी हो और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है। इस क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर तरफ, और इसका मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर तरफ। तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ या फिर जैसे प्लेन रखा हुआ है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन ऐसा रखा हुआ है तो यहाँ पे तो ऊपर तरफ, यहाँ पे तो नीचे तरफ। अगर प्लेन ऐसा रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड आगे तरफ या मैग्नेटिक फील्ड पीछे तरफ। दो ही डायरेक्शंस की पॉसिबल हो सकती हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ से आपका बायोट-सावर्ट लॉ खत्म हो जाता है। अब देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी होंगी। तो बायोट-सावर्ट लॉ के बाद, हाँ यही से मैंने आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिट इसकी टेस्ला होती है बच्चों। और ये जो नया जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा हमने जो कि है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ये म्यू नॉट जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
जो एप्सिलॉन नोट था फर्स्ट चैप्टर में, उसका नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पे ध्यान देते हैं, जिसका मैं आपको अब मैं सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो होगा ये एप्लीकेशन हो जाती है कहीं ना कहीं, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ये सारी डेरिवेशन होंगी, लेकिन आप चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहली जो एप्लीकेशन होगी, हम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे किसके से, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। डायग्राम में आपके सामने दिखाता हूं, डायग्राम किस तरीके का होगा। हमारे पास एक वायर होगा, इस टाइप का वायर होगा। अब बहुत बड़ा वायर है ये, सपोज करो, और इस वायर पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से ले लो आप, यहाँ पर, और हमने बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से हमें करंट कैरिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये रहा करंट कैरिंग एलिमेंट, और हम ये भी हम मेंशन करेंगे कि इस वायर ने यहाँ जो एंगल बनाया होगा, वो एंगल बनाया हो φ1, वो दूसरे एंड ने जो एंगल बनाया होगा, वो एंगल बनाया होगा φ2। ठीक है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसने जो एंगल बनाया, यहाँ पे कितना बनाया एंगल, इसने बनाया एंगल φ। ठीक है, अब हमसे ये फॉर्मूला पूछेगा, ये दूरी कितनी है r। अब पूछेगा कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से या इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इसका जो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है, उसका एक बार आप फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब देखो कहीं कहीं वैल्यू अलग अलग होती है, किसी बुक में नीचे ए दिया होता है, किसी बुक में नीचे आर दिया होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो है करंट कैरिंग एलिमेंट से उस पॉइंट तक की दूरी क्या ली है। अगर हमने करंट कैरिंग एलिमेंट दूरी आर ली है और वायर के सेंटर से यहां तक की दूरी ली है ए, तो फिर यहां फॉर्मूले में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला बनके रेडी हुआ। अगर डायग्राम समझ में ना आया तो डायग्राम देख लें एक बार अच्छे से, मैं डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। ये रहा हमारे पास हमारा वायर, और वायर ये रहा मेरे पास पॉइंट P। ठीक है, जिस पॉइंट की दूरी है वायर से A, इस दूरी पे मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग एलिमेंट पहले मैं बताऊं, वायर के इस एंड से और इस पॉइंट तक का जो एंगल होगा, ये एंगल हम लोग लेंगे φ1। वायर के दूसरे एंड से ये जो एंगल होगा, इसको लेंगे φ2। और जो हमने अभी अपना करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है, ये वाला, इस करंट कैरिंग एलिमेंट ये वाला ये एंगल बनाया है, ये एंगल हमने लिया थीटा। ठीक है, और करंट ये जो दूरी है, इसने यह जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया इसने फाई, और ये दूरी है r। बस यही है जो कुछ हुई है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, कितनी है, तो वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया बच्चों। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, अगर डेरिवेशन ना हो तो मुझे बता देना, मैं डेरिवेशन आपको बता दूंगा। इसमें बेटा, इसमें कुछ केसेस आते हैं, कुछ केसेस क्या आते हैं, जैसे कि केस नंबर 1 जो हमेशा यूज होता है कि जो हमारे पास वायर जो है, वायर है हमारे पास इनफाइनाइट, वायर हमारे पास क्या है बच्चों, इनफाइनाइट वायर है, वायर इनफाइनाइट है, और जो पॉइंट P है, और ये कहां पर है, ये लाई कर रहा है इन द मिडल, इन द मिडल। ये कहां लाई कर रहा है, मिडल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के लगभग बीचों बीच है। अब कंडक्टर बीचों बीच है तो ये एंगल ना, अभी ये एंगल देखो, जब वायर जितना बड़ा होता रहेगा ना, ये एंगल उतना ही बढ़ता रहेगा। अभी इतना वायर था तो एंगल ये था, जब वायर और बढ़ा दो यहाँ तक तो ये एंगल ना
अब मान लो वायर आपने इतना बड़ा कर दिया तो एंगल और बढ़ जाएगा, और बड़ा होगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, तो बढ़ते 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 एंगल एक टाइम पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा मैक्सिमम, 90 से ऊपर नहीं हो सकता। तो आपके पास चाहे φ1 हो चाहे φ2 दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब 90 होंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हो sin 91 sin 91, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2/4πa। आप 2 से 2 काट सकते हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ये होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वायर अगर इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ए क्या है वो दूरी है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये दो टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। मतलब अगर आप वायर से पास में रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, वायर से अगर दूर रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। तो जब हमने ध्यान से देखा कि ये कहीं ना कहीं किस फॉर्म में बनेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपकी इस शेप में बनेगी जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक शेप। ठीक है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगी कॉन्सेंट्रिक शेप में होगी। अगर कॉन्सेंट्रिक शेप में होगी तो इसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, या फिर तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो जाए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, या फिर तो ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाए। दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, या फिर तो क्लॉकवाइज या फिर तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। कैसे, इसमें यूज होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जिस भी वायर का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उस वायर को आप अपने राइट हैंड में ग्रैब कर लो। ठीक है, ग्रैब करने के बाद जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसमें अपने थंब को ले जाओ। जैसे कि डायरेक्शन करंट ऊपर है तो थंब को मैं कहाँ लेके जाऊंगा ऊपर। ठीक, अगर डायरेक्शन करंट नीचे है तो थंब को मैं कहाँ लेके जाऊंगा नीचे। जिस डायरेक्शन करंट है ना उस डायरेक्शन थंब को ले जाओ। ठीक है, थंब में लेके जाने बाद फिर आप अपने फिंगर को कर्ल करोगे। ठीक है, फिंगर कर्ल करेंगे, जो कर्ल करने की डायरेक्शन है ना वही बताती है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे कि यहाँ पर करंट अगर जो है मान लो करंट ऊपर तरफ मूव कर रहा है, इस कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है ऊपर तरफ, तो मैंने वायर को पकड़ लिया, करंट की डायरेक्शन थंब करा, तो फिंगर ऐसे कर्ल कर रहा हूं मैं, ऐसे कर्ल करूं मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएंगे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगे, ऐसे करके यहाँ से अंदर वहां से बाहर। तो यहाँ से अंदर मतलब यहाँ क्रॉस वाला लगा दो, वहां से बाहर आएंगी, वहां पर ये वाला बना दो, यहाँ से अंदर और वहां से बाहर, अंदर बाहर, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आपकी लगातार होती रहेंगे, अंदर बाहर इस तरह से। लेकिन वही डायरेक्शन चेंज कर दो, उल्टी कर दो करंट की डायरेक्शन, ऊपर से नीचे आप कर दी करंट डायरेक्शन, तो अब इस केस में क्या होगा, थंब नीचे करंट डायरेक्शन में और फिंगर अंदर जा रही है यहाँ से, अब यहाँ से अंदर जा रही है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर वो एंटर करेंगे और वहां से घूम के यहाँ से बाहर आएंगे, तो यहाँ पर आउटवर्ड होगी। तो ये होगी एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर इसका डायग्राम पूछे तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम और डिस्टेंस का डायग्राम। ये इनवर्सली होता है तो इस तरीके का बना देना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब वायर था, अब लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। अब आपके पास करंट कैरिंग लूप होगा, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था, इस वायर में आपको करंट तो पास, इस लूप में करंट पास कराना पड़ेगा आपको।
ठीक है, ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप था, इसमें आपने करंट पास कराया, करंट आई। अब आप कह रहे हो कि मैं डिफरेंट निकालो, ये हम पढ़ रहे हैं अभी भी, मैं बता रहा हूँ अभी हम बायोट-सावर्ट लॉ ही पढ़ रहे हैं, बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे पहली एप्लीकेशन में हमने जो है एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नीफिल्ड निकाली थी, अब हमारे पास स्ट्रेट वायर नहीं, अब लूप आ चुका है। तो बायोट-सावर्ट लॉ तो हमें अभी पता होना चाहिए। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसी का इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि इसकी वजह से यहाँ निकालें। तो पहले बेसिक लॉजिक आप समझ ले मेरा क्या होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट कैरिंग एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियली होगी, एक करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन होगी डेल एल, ठीक है। और सेंटर पर मैग्नीफिल्ड निकाला था, जो ए जिसकी हम बात कर रहे थे वो ए ये था, ठीक है। अब इनके इसका एंगल कितना हो गया, एंगल होगा 90। तो अब बायोट-सावर्ट लॉ लगाओगे तो एंगल हो जाएगा 90, तो साइन 90 होता है आपका 1। तो यहाँ पर डेल बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। आर, अब यहाँ पर आर आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो आर। अगर मैंने इसको ए लिया है तो वहां पर आप ए ले सकते हो, आर तो अगर आप यहाँ ले चाहते हो आर तो मैं यहाँ पर आर भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर ले सकते हो, आर हो गया। अब एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नीफिल्ड थी, अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरे लूप की में मिल जाएगी, अच्छी बात है। चलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, लूप की रेडियस भी कांस्टेंट है, बचा क्या, डेल एल। डेल एल को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, डेल एल मतलब छोटा सा वायर की लेंथ, जब करूंगा तो ये मुझे पूरा वायर मुझे मिल जाएगा, पूरे वायर की लेंथ मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। ठीक बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर तो होता है। अब कुछ कटे तो काट दो, तो क्या बचा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बचा, आई बचा, 2 से ये काट देना, पाई से पाई काट दो, आर से आर काट दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये रही मैग्नीफिल्ड ड्यू टू करंट लॉ। अब देखना स्ट्रेट वायर में यहाँ पर था 2 पाई आर, स्ट्रेट वायर में था 2 पाई ए जो भी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पाई हट गया, 2r हो गया। कौन सी मैग्नीफिल्ड ज्यादा हुई, ये वाली ज्यादा हुई, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर पहले से कम हो चुका है। डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरी वैल्यू इनकी हो जाएगी। तो मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से अगर आपको मैग्नीफिल्ड ज्यादा चाहिए तो आप स्ट्रेट वायर को लूप की फॉर्म में लेकर के आ सकते हो, तो आपको मैग्नीफिल्ड ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी मैग्नीफिल्ड निकालना चाहें, डायरेक्शन क्या होगी, तो आप याद रखना लूप के वायर के पास तो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होंगी, ठीक है। जैसे आप लूप से दूर जाओगे तो मैग्नीफिल्ड स्ट्रेट होने लगेंगी और सेंटर पर आकर के एकदम मैक्सिमम मैग्नीफिल्ड देखने को मिलेंगी, जो कि स्ट्रेट हो जाएगी। अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नीफिल्ड एकदम कॉन्सेंट्रिक होगी, लेकिन अगर हमारे पास वायर लूप की फॉर्म में है तो वायर के आसपास तो कॉन्सेंट्रिक मिलेगी, लेकिन जैसे सेंटर पर आओगे तो मैग्नीफिल्ड स्ट्रेट होने लगेंगे, सेंटर पर एकदम मैक्सिमम हो जाती है मैग्नीफिल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक छोटी ये सबसे बड़ी डेरिवेशन यही है, और ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं आपको बता दूं, आप बच्चों इसको जरूर ध्यान से करके जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर में कई बार इसके बारे में पूछ लिया गया। इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं इसको छोड़ देता, लेकिन मैं बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताऊंगा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन आपको स्वयं करनी होगी। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओगे, तो फिर मैं उसको सोल्व करूंगा। अब जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट, सर्कुलर करंट लूप, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ड्यू टू करंट लूप, कहां पर, एट एक्सिस पॉइंट या एट एक्सियल पॉइंट। हालांकि अभी जो हमने पढ़ा था ये उसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेंटर पे थी, अब ये कहां होगी, उसके एक्सियल पॉइंट पे या फिर उसके एक्सिस पर। कैसे, ये आपके पास करंट लूप था, इस करंट लूप का सेंटर ये रहा, सेंटर से इस पॉइंट पर आपको मैग्नीफिल्ड निकालनी होगी कि मैग्नीफिल्ड क्या होगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें पता होंगी, जैसे कि ये दूरी हमने ली है x, सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नीफिल्ड निकालोगे उसको ले लो आप x,
ठीक है। और इस लूप की रेडियस आप ले लो r, ठीक। और यहाँ पर देखो आपको इस वायर में करंट, आपने मान लो करंट तो पास कराना पड़ेगा आपको। करंट की डायरेक्शन क्या है वो आप डिसाइड करोगे। अगर हमने करंट डायरेक्शन ये वाली ली है तो करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा इस वायर के अंदर, यहां से होता हुआ यहां से मेरा करंट जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे इस जगह पर करंट कैरिंग लूप होगा, इस जगह पर मैं करंट ये लूंगा करंट कैरिंग एलिमेंट, और मैं यहां मैग्नीफाइड निकालूंगा। ये दूरी है, इसको मान लो s। जो बेसिक चीज है वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर मैं आपको सामने कुछ दिखाऊं, हाँ ये मान लो इस तरीके का है ये, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर आप दिखाऊं तो करंट, हाँ करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ऐसे फ्लो करेगा तो इस टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप पे करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। और एस वेक्टर का यहाँ पर, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। थीटा जो होता था वो किसके बीच का एंगल होता था, थीटा होता था करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच का एंगल, और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले उसका पोजीशन वेक्टर, उसके बीच की डायरेक्शन होती थी, उसके बीच का एंगल होता था। अब मुझे पता करंट कैरिंग एलिमेंट में अंदर की तरफ है, ठीक है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालूं, मैं निकालूं यहाँ पर, ये एस यहाँ पर। तो आप देखोगे डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ, ये रही मेरी करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्शन जो प्लेन के अंदर है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्शन जो प्लेन के अंदर है, और ये करंट कैरिंग एलिमेंट डायरेक्शन, और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन ये वाली। देखोगे यहाँ पे ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, हाँ करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन अंदर तरफ, और हमारे पास एस वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये वाली, ठीक, दिखाई दे रहा आपको, ये मैं करंट कैरिंग और ये पोजीशन वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, किसके, पोजीशन वेक्टर के भी और करंट कैरिंग एलिमेंट के भी, क्रॉस प्रोडक्ट हमने ये सीखा था। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड मैं बताता हूँ इस तरीके से होगी, वो होगी इस तरीके से, ये वाली, क्योंकि ये रेड पेन दिखाई दे रहा है, ये जो है इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है और करंट कैरिंग एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, डेल बी, ये इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। इसके भी दो कंपोनेंट टूटते हैं, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये होगा डेल बी कोस थीटा, ये है डेल बी साइन थीटा। बेसिक आपको बता दूंगा, बाकी तो आप बाकी समझदार कोई आप। ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डेल बी। इसके भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन जो क्या होगा डेल बी साइन थीटा, और एक यहाँ होगा डेल बी कोस थीटा। अब डेल बी कोस थीटा जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, जो बचता है वो बचता है डेल बी साइन थीटा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डेल बी साइन थीटा की वजह से ही होगी। बस आपको इसी को इंटीग्रेट करना होगा और आपको आंसर लाना होगा। तो मतलब जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल वो होगा डेल बी साइन थीटा की वजह से होगा। और आप इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने के बाद एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा, तो फाइनल फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा। जो भी कॉन्सेप्चुअल वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। डेल वी तो आपको पता है, डेल वी की वैल्यू यहाँ से उठा लेना, डेल वी वैल्यू यहाँ से उठाना, डेल की वैल्यू साइन थीटा आप यहाँ से निकाल लेना, इस जगह से साइन थीटा आप निकाल लेना, थीटा लेना इसको, ये साइन थीटा यहाँ से निकाल लेना, फिर बाद में इंटीग्रेट करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा करंट कैरिंग लूप के उसके एक्सियल पॉइंट पर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमारे पास ये आता है कि हम लोग कैसे पता करें डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट लूप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप। करंट लूप में डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। करंट लूप में हमारे पास जो रूल लगता है उसको बोलते हैं क्या होता है? क्लॉक फेस रूल। एक लगता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल के हिसाब से अगर हमारे पास वायर है, हमने वायर में एक में करंट हमारा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक, तो इसकी जो पोलैरिटी बनेगी यहाँ पर, तो देखो एस मैच कर रहा था, एस देखो एस में कैसे बना रहा हूँ, एस करंट डायरेक्शन बना रहा हूँ, तो एस एस एस। जो भी एस नाम के लोग होते हैं वो समझो बहुत ही सीधे होते हैं। सीधे मतलब कहना मतलब क्या है? वो उल्टे नहीं चलते, वो सीधे चलते हैं। अब घड़ी कैसे चलती है? घड़ी देख लो, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। तो जो एस नाम के लोग होते हैं वो सीधे चलते हैं घड़ी की जैसे। आप साफ समझ सकते हो कि जो साउथ पोलैरिटी जब भी बनेगी ना, तो करंट एकदम सीधा चलेगा। सीधा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर करंट आ जाए एंटी क्लॉकवाइज, करंट आ जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ जाना फिर कोई ना कोई लफड़ा है। तो इसमें फिर बनेगी कौन सी पोलैरिटी? नॉर्थ पोलैरिटी देखने को मिलेगी। तो यही कहता है आपके पास क्लॉक फेस रूल। क्या कहता है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है किसी वायर में तो वहां साउथ पोलैरिटी बनेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोलैरिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक जो है खत्म होता है। लगभग यहाँ पर आपका जो है मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ की जो भी एप्लीकेशन थी वो मैंने आपको करा दी है। 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन थी बायोट-सैवर्ट लॉ की। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बायोट-सैवर्ट लॉ पूरी तरह कंप्लीट होता है। इसका एक डायग्राम और याद रखना, इस तरह का डायग्राम होता है जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सेंटर से बाहर जाओगे अगर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। इसके साथ ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसका एक पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मैं ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहे।